क्लास 10 हिस्ट्री इकाई 7 व्यापार और भूमंडलीकरण। 19वीं तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण। भूमिका। विश्व बाजार उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहेंगे जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, जैसे भारत का आर्थिक राजधानी मुंबई। भूमिका। आज के अर्थ जगत में वाणिज्य और व्यापार के अंतर्गत आने वाली विश्व बाजार की अवधारणा आधुनिक युग की देन है, परंतु वैश्विक बाजार के संदर्भ में इस व्यवस्था के संकेत प्राचीन काल से ही मिलने आरंभ हो चुके थे। प्राचीन ये पढ़ लेते पहले। वाणिज्य क्रांति व्यापार के क्षेत्र में होने वाले अभूतपूर्व विकास और विस्तार को जल और स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया। इसका केंद्र यूरोप इंग्लैंड था। प्राचीन काल में विकसित सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापक संबंध प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था। इस व्यापार का केंद्र दिलमुन, आधुनिक जो बहरीन है, और मेलुहा जो कि मकरान, भारत को विश्व से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग। तट पर स्थित एक बाजार बड़ा व्यापारिक केंद्र ही था। उस काल में विश्व बाजार का और स्पष्ट प्रमाण अलेक्जेंड्रिया नामक बड़ा व्यापारिक केंद्र की चर्चा के क्रम में मिलता है। यह तीन महादेश अफ्रीका, यूरोप और एशिया के व्यापारियों का केंद्र था। इस शहर को लाल सागर के मुहाने पर वर्तमान मिस्र के उत्तरी क्षेत्र महान यूनानी विश्व विजेता ब्रिटिश सम्राट सिकंदर ने स्थापित किया। औद्योगिक क्रांति वाष्प शक्ति के संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन इसका केंद्र इंग्लैंड था। 1750 के बाद यह आरंभ हुआ। अलेक्जेंड्रिया शहर और बाजार का चित्र। परंतु आधुनिक काल में उदय के साथ ही भौगोलिक खोज, पुनर्जागरण तथा राष्ट्रीय राज्यों में उदय जैसी घटनाओं ने जिस वाणिज्यिक क्रांति को जन्म दिया, सही मायने में विश्व का बाजार का स्वरूप इसके बाद ही उभरकर सामने आया। इसका पूर्ण विस्तार औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। इस क्रांति ने बाजार को तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। इसी के साथ जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता चला गया और 20वीं शताब्दी के पहले तक तो इसने सभी महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर ली। विश्व बाजार का स्वरूप। उपनिवेशवाद ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से एशिया और अविकसित अफ्रीकी तथा दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय देशों द्वारा त्याग किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य इन देशों की आर्थिक शोषण करना। विश्व बाजार का स्वरूप और विस्तार। 18वीं सदी के मध्य भारत में इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन आरंभ हुआ। यह कारखाने वाष्प इंजन से चलते थे। इस प्रक्रिया में वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी बढ़ा। उत्पादन के बढ़ते आकार के हिसाब से कच्चे माल की आवश्यकता हुई और तब इंग्लैंड उत्तरी अमेरिका, एशिया, भारत और अफ्रीका की ओर अपना ध्यान खींचा। वहाँ उसे पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल और बना बनाया बाजार भी मिला। इसी दो चीज़ों पर औद्योगिक क्रांति सफल होता, इसलिए इंग्लैंड इन प्रचुर साधनों पर अस्थायी अधिकार का प्रयास आरंभ किया। इससे उपनिवेशवाद नामक एक नवीन शासन प्रणाली का उदय हुआ। मैनचेस्टर, लिवरपूल, लंदन इत्यादि बड़े नगरों का उदय भी इसी का परिणाम था, जहां वस्तुओं का उत्पादन भी होता था और विदेशों में वस्तुओं को बेचा भी जाता था। 18वीं और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी का विश्व बाजार एक ऐसा था। विश्व बाजार के इस स्वरूप का आधार था कपड़ा उद्योग। इंग्लैंड का एक व्यापारिक नगर। गिरमिटिया मजदूर।
गिरमिटिया मजदूर औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौते द्वारा निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्र में ले जाते, इन्हें मुख्यतः नगदी फसलों जैसे गन्ना के उत्पादन में लगाया जाता था। भारत के भोजपुरी भाषा क्षेत्र, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा से गन्ना की खेती के लिए जमैका, फिजी, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, मॉरिशस आदि देशों में ले जाया गया। औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता गया। इसने व्यापार, श्रमिकों का पलायन और पूंजी का प्रवाह, इन तीन आर्थिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। व्यापार मुख्यतः कच्चे मालों को इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों तक पहुंचाने और वहां के कारखानों में निर्मित वस्तुओं को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने तक सीमित था। श्रमिकों के प्रवाह के अंतर्गत हम देखते हैं कि औपनिवेशिक देशों भारत से लोगों को निश्चित अवधि के लिए समझौता अनुबंध के तहत यूरोपीय देशों अपने यहाँ फिर अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में ले जाते थे। इन मजदूरों की मजदूरी बहुत कम होती थी तथा इन्हें मुख्य कृषि कार्य, नगदी फसल, गन्ना, चाय, तंबाकू के उत्पादन में लगाया जाता था। इस तरह के मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर नाम दिया गया। श्रमिकों को बड़े बड़े पानिकों के जहाज से भरकर ले जाना, ये देखिए श्रमिकों को लेके जाया जा रहा है। पूंजी पलायन के अंतर्गत यूरोपीय देशों के उद्योगपति औद्योगिक क्रांति से प्राप्त भारी लाभों को अपने शासित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे रेल लाइन का निर्माण, खदान से कोयला निकालने, चाय, कॉफी, रबर, कपास जैसे नकदी फसलों के उत्पादन इत्यादि में बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश किया। इससे उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से यूरोप के साथ जुड़ गए। इस प्रकार इन प्रक्रियाओं ने यूरोप केंद्रित एक विश्वव्यापी अर्थतंत्र को जन्म दिया। तंत्र का हम विश्व बाजार की संज्ञा देते हैं। विश्व बाजार की उपयोगिता, आर्थिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से संचालित होना सुनिश्चित करने के लिए बाजार के स्वरूप एवं विश्वव्यापी होना आवश्यक होता है। व्यापारियों, श्रमिकों, पूंजीपतियों, मध्यम वर्ग तथा आम उपभोक्ताओं के हितों को बाजार का विश्वव्यापी स्वरूप सुरक्षित रखता है। किसानों को अपने उपज का अच्छा रिटर्न कीमत प्राप्त होता है क्योंकि बाजार ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है। कुशल श्रमिकों को विश्व स्तर पर पहचानना तथा महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ इसी वैश्विक बाजार के प्राप्त होता है। रोजगार के नए अवसर विश्व बाजार में सृजित होता है। आधुनिक विहार और चेतना के संसार में भी इसका बड़ा महत्व होता है। विश्व बाजार के लाभ और हानि। विश्व बाजार ने व्यापार और उद्योग को तीव्र गति से बढ़ाया। व्यापार और उद्योगों के विकास ने पूंजीपति, मजदूर और मजबूत मध्यम वर्ग नामक तीन शक्तिशाली सामाजिक वर्ग को जन्म दिया। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का उदय और विकास की इसी के बाद भारत जैसे उपनिवेशिक देशों की सीमित मात्रा से ही औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण विश्व बाजार में आलोक में ही हुआ। औपनिवेशिक देशों में रेलमार्ग, सड़क, बंदरगाह, खनन, बागवानी जैसे संरचनात्मक क्षेत्रों का विकास हुआ। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कुछ नवीन फसलों का उत्पादन इसी का परिणाम है, जैसे तंबाकू, रबर, कॉफ़ी, नील, गन्ना इत्यादि। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन दक्षिण अमेरिका, जो स्पेन के उपनिवेश था, और मैक्सिको में हुआ। विश्व बाजार में नवीन तकनीकी को सृजित किया। इन तकनीकों में रेलवे, वाष्प इंजन, भाप का जहाज, टेलीग्राफ, बड़े जलपोत महत्वपूर्ण रहा। इस तकनीकी ने विश्व बाजार और उसके लाभ को कई गुना बढ़ा दिया। जैसे 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी है। इस संपूर्ण वैश्विक व्यापार का 60% हिस्सा कृषि उत्पादकों, खनन, कोयला और कपड़ा पर का था। शहरी व्यापार का विस्तार और जनसंख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि वैश्विक व्यापार का एक बड़ा लाभकारी परिणाम था। विश्व बाजार की हानि। साम्राज्यवाद, यूरोपीय देशों द्वारा एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों में सैनिक शक्ति द्वारा विजय प्राप्त कर उसे अपने प्रत्यक्ष अधीन में रखना। विश्व बाजार में फैलते स्वरूपों के यूरोपीय देशों में संपन्नता की एक नया दौर को पैदा किया, लेकिन इस संपन्नता के पीछे का सच बहुत कड़वा था।
विश्व विश्व बाजार में एशिया और अफ्रीका की उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के नए युग को जन्म दिया। साथ ही साथ भारत जैसे पुराने उपनिवेश का शोषण और तीव्र हुआ। उपनिवेशों की अपनी अस्थायी आत्मनिर्भर व्यवस्था, जिसका आधार कृषि और लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग था, नष्ट हो गया। इन स्थानीय उद्योगों को यूरोपीय देशों ने व्यवस्थित नीति के तहत नष्ट किया, क्योंकि इसी पर उनकी औद्योगिक क्रांति सफल होती। व्यापार में वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता ने औपनिवेशिक लोगों की आजीविका को छीन लिया। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे भारत का कपड़ा उद्योग, जो प्राचीन काल से भारतीय प्रथम विश्व के बाद बर्बाद हो चुका जर्मनी का एक शहर का चित्र है। व्यापार और वाणिज्य का आधार रहा। 1800 ईस्वी में जहां भारतीय निर्यात में सूती कपड़ा का हिस्सा 30% था, वही 1815 में घटकर 15% रह गया। 1870 तक आते आते यह प्रतिशत केवल 3% रह गया। इसके ठीक विपरीत कच्चे कपास का भारत में निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर 35% हो गया। औपनिवेशिक देशों में विश्व बाजार के अकाल, भूखमरी, गरीबी और मानवीय संकटों को भी जन्म दिया। जैसे भारत में 1850 से 1920 के बीच कई बड़े अकाल पड़े, जिसमें लाखों लोग मर गए। इसी बाजार में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा को यूरोपीय देशों के बीच पैदा किया। इससे उग्र राष्ट्रवाद को जन्म लिया। इन दोनों विनाशकारी परिणाम प्रथम महायुद्ध के रूप में सामने आया। प्रथम विश्व युद्ध में मानवीय सभ्यता को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। इसने विश्व के सामने एक ऐसा संकट पैदा किया जिसकी कल्पना विश्व ने नहीं की थी। दो महायुद्धों के दरमियान व्यापक और अर्थव्यवस्था। आर्थिक मंदी। अर्थतंत्र में आने वाले वैश्विक स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों को बाजार में कोई कीमत न रहे, उसे ही आर्थिक मंदी कहते हैं। प्रथम महायुद्ध ने यूरोप में अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तबाह कर दिया। तत्कालीन विश्व अर्थतंत्र के नियंत्रण और संचालन करने वाला देश ब्रिटेन और उसके सभी आर्थिक केंद्र बिल्कुल नष्ट हो गए। यूरोप के अन्य महत्वपूर्ण अर्थतंत्र जर्मनी, फ्रांस, इटली इत्यादि भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इसके ठीक विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका और औपनिवेशिक देशों के अर्थतंत्र का काफ़ी विकास और फैलाव हुआ। जैसा भारत में इस समय कपड़ा, जूट और खनन आदि क्षेत्रों का विकास भारतीय उद्योगपति के प्रयास से हुआ। टाटा, बिरला, गोदरेज, जमनालाल बजाज इत्यादि इसी विकास की उपज है। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने का गंभीर प्रयास किया गया, क्योंकि उस समय एकमात्र देश वहाँ था जो यूरोप को पुनर्निर्मित कर सकता था। उसके प्रयासों से 1920 से 27 तक यूरोप और अमेरिका में आर्थिक प्रगति काफ़ी हुआ। वहाँ नवीन तकनीकी की उन्नति के आधार पर नए उद्योगों का विस्तार काफ़ी हुआ। अमेरिका के अपने प्रगति से उसके कंपनियों को काफ़ी लाभ हुआ और वह खुद उसकी सरकार को भी, जिससे वह यूरोपीय देशों के कर्ज देने में लगाया। अमेरिका में तीन कृषि, आवास और निर्माण, मोटर कार उद्योग में काफ़ी प्रगति हुआ, परंतु यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चला। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे आर्थिक संकट में घिर गया जिसका उसे पहले कभी अनुभव नहीं किया था। नया शब्द शेयर बाजार। वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है, शेयर बाजार कहलाता है। आर्थिक मंदी के कारण 1929 में आर्थिक मंदी का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में ही समाहित था। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया। इसके मुनाफे बढ़ते चले गए। दूसरी तरफ अधिकांश लोग गरीबी और अभाव में पिसते रहे। नया शब्द सट्टेबाजी। कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य बढ़े और पुनः उसे बेच देना। नवीन तकनीकी प्रगति बढ़ते हुए मुनाफे के कारण उत्पादन में जो वृद्धि हुई, उसे ऐसी स्थिति उत्पन्न करना कि जो कुछ उत्पादित किया जाता है उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे।
कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि क्षेत्र में यह अति उत्पादन प्रथम महायुद्ध के बाद भी बना रहा, लेकिन उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे। इससे उन कृषि उत्पादों की कीमतें गिरी। गिरती कीमतों से किसानों की आय घटी। अतः इस स्थिति से निकलने के लिए उन्होंने उत्पादन को और बढ़ा दिया ताकि कम कीमत पर ज़्यादा माल बेचकर अपना आय स्तर बनाए रखा जा सके। इसने बाज़ारों में कृषि उत्पादों की आमद और बढ़ा दी तथा कीमतों और नीचे चली गई। कृषि उत्पादन पड़ी सड़ने लगी। इस स्थिति का आकलन करते हुए आधुनिक अर्थशास्त्री कार्डलिफ ने अपनी पुस्तक दी कॉमर्स ऑफ नेशन में लिखा है कि विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्नों के मूल्य की विकृति 1929 से 32 के आर्थिक संकटों का प्रमुख कारण था। 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे लोगों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी युद्ध से तबाह हो चुकी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से विकसित करने का प्रयास किया। जब स्थिति अच्छी थी तब तक अमेरिकी पूंजीपतियों ने यूरोप को कर्ज दिए, लेकिन अमेरिका के घरेलू स्थिति संकट के कुछ संकेत मिलने के साथ ही वे लोग कर्ज वापस मांगने लगे। इससे यूरोप के सभी देशों के समक्ष गहरा संकट आ खड़ा हुआ। इस परिस्थिति में यूरोप के कई बैंक डूब गए। महत्वपूर्ण देशों की मुद्रा मूल्य गिर गई। इसमें और बड़ा संकट तब आया जब यूरोप अपने आप को यांत्रिक उत्पादन पर निर्भर कर लिया। प्रथम महायुद्ध के बाद इस क्षेत्र में यूरोप का एकाधिकार समाप्त हो गया। कनाडा, रूस और औपनिवेशिक देशों से उसे कड़ी चुनौती मिली। रूस और कनाडा ने सस्ते अनाज को उत्पादित किया, जिसके कारण कृषि उत्पादन यूरोपीय देश तबाह हो गया। अमेरिका में संकट के लक्षण प्रकट होते ही उसने कुछ संरचनात्मक उपाय आरंभ किए। आयातित वस्तुओं पर उसने 2 गुना सीमा शुल्क लगा दिया। साथ ही आयात की मात्रा को भी उसने सीमित किया। संकट का धीरे धीरे अन्य लोगों में प्रकट होने के साथ ही सभी राज्य यह प्रयास करने लगे कि अपनी आवश्यकता की अधिकांश वस्तुएं स्वयं के द्वारा ही उत्पादित कर लिया जाए। इस संकुचित आर्थिक राष्ट्रवाद ने विश्व व्यापार में बाजार में आधारित व्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। आर्थिक मंदी में अमेरिका के बाजारों में शुरू हुआ सट्टेबाजी की प्रवृत्ति भी निर्णायक रहा। प्रथम महायुद्ध के पश्चात अमेरिका की आर्थिक समृद्धि में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे वहाँ के पूंजीपति अपनी अतिरिक्त पूंजी को सट्टा लगाने के लिए आकर्षित हुए। आरंभ में काफ़ी लाभ हुआ। यह आर्थिक समृद्धि की चरम अवस्था थी। इसके बाद वास्तविक संकट उत्पन्न हुआ, जो प्रसिद्ध शेयर बाजार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट के माध्यम से उभरकर सामने आया। आर्थिक मंदी के प्रभाव। नया शब्द संरक्षणवाद। अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं में आमद होने वाले नुकसान से उसे बचाने के लिए विदेशी वस्तु पर ऊंची आयात शुल्क लगाना। इस मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। मंदी के कारण बैंकों में लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया और दिए हुए कर्ज की वसूली तेज कर दी। किसान अपनी उपज को नहीं बेच पाने के कारण बर्बाद हो गए। कर्ज की कमी से कारोबार ठप पड़ गया। इससे बैंकों का कर्ज वापस नहीं चुका पाया। बैंकों ने लोगों के सामने मकान कर जरूरी चीज़ों को कुर्क कर लिया। लोग सड़क पर आ गए। कारोबार ठप पड़ने और बेरोजगारी बढ़ी। कर्ज की वसूली नहीं होने से बैंक बर्बाद हो गए। कई कंपनियां बंद हो गई। 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और लगभग 11,000 कंपनियां चौपट हो गई। 1,10,000 कंपनियां। आर्थिक मंदी का प्रभाव। Who will help me? I do not want charity. अन्य देशों पर होने वाले आर्थिक प्रभावों में जर्मनी और ब्रिटेन इस आर्थिक मंदी में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। फ्रांस अपने आप को इस मंदी इसलिए बचा पाया क्योंकि उसे जर्मनी से काफ़ी मात्रा में
युद्ध हर्जाना की राशि प्राप्त हुई। जर्मनी की स्थिति सबसे खराब रही। युद्ध हर्जाना चुकाने के प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद से आर्थिक विकास के काल में भी उसकी स्थिति नहीं बदली। 1922 और 1923 में 2 वर्ष सबसे खराब रहा। उसके उसके मुद्रा मार्ग का इस वर्षों में काफ़ी अवमूल्यन हो गया। 1924 के बाद उसकी स्थिति कुछ परिवर्तन हुआ। इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उसे भारी मात्रा में ऋण प्राप्त हुआ। इससे उसकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ, परंतु 1929 में महामंदी ने उसे पुनः 1919 के वर्ष में पहुंचा दिया। लगभग 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। संपूर्ण देश अराजकता में डूब गया। इसी का लाभ उठाकर हिटलर अपने आप को सत्तासीन किया। 1929 के बाद ब्रिटेन के उत्पादन, निर्यात, रोजगार, आयात तथा जीवन निर्वाह स्तर, इन सभी में तेजी से गिरावट आई। लगभग 35 लाख लोग बेरोजगार हो गए। इस महामंदी से निकलने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल संरक्षणवाद जैसे कठोर आर्थिक उपाय किए गए, जिससे विश्व व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ। अगर हम इस महामंदी का भारत में पड़ने वाले प्रभावों को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि 20वीं सदी तक शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। महामंदी ने भारतीय व्यापारों को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश में के आयात निर्यात घटकर लगभग आधी रह गई। कृषि उत्पादों की कीमत यहाँ काफ़ी गिर गई, जिसका उदाहरण है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। शहरी लोग की अपेक्षा गांव के लोग इस मंदी में ज़्यादा प्रभावित हुए। कृषि दाम में कमी के बावजूद अंग्रेजी सरकार लगान की दर कम करने को तैयार नहीं थी, जिससे किसानों में असंतोष की भावना बढ़ी। नकदी फसलों को उपजाने वाले किसानों पर इसका प्रभाव विनाशकारी हुआ, क्योंकि उनका उत्पादन खर्च बहुत ज़्यादा होता था और उस अनुपात में फ़ायदा नहीं मिलने पर वे महाजनों के कर्ज में डूबते चले गए। इन्हीं सालों में पहली बार भारत ने सोने का निर्यात होने लगा, जो ब्रिटेन अपने कम हो रहे सोने को पूरा करने के लिए कर रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में हम यह भी कह सकते हैं कि इसी मंदी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व बाजार में आलोक के बदलते अंतर्राष्ट्रीय संबंध। सन 1920 के बाद जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुआ, उसमें आर्थिक कारकों या आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान था। 1929 के आर्थिक मंदी को आधार वर्ष मानकर 1920 से 1945 के बीच बनने वाले आर्थिक संबंधों को 2 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। 1920 के 1929 तक का काल सामान्यतः आर्थिक समुत्थान एवं विश्व का काल रहा। प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व पर यूरोप का प्रभाव क्षीण हो गया। यद्यपि उपनिवेश एशिया अफ्रीका पर उसकी पकड़ बनी रही, लेकिन इस दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और सोवियत संघ रूस ने ये तीनों विश्व के सर्वप्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध के तुरंत बाद का 2 वर्ष आर्थिक संकट का काल था। यह संकट मांग के कमी के कारण उत्पन्न हुआ। इन 2 वर्षों में 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए। श्रमिक हड़तालों का सिलसिला चल पड़ा। 1922 के बाद कुछ स्थिति बदली। वहाँ तकनीकी उन्नति के आधार पर औद्योगिक विस्तार काफ़ी हुआ, जिसका परिणाम है 1928 से 1929 में 50 लाख कार की बिक्री हुई। इसी विकास का एक नकारात्मक परिणाम अमेरिका में यह देखने को मिला कि देश की आर्थिक शक्ति और सत्ता कुछ हाथों में और कंपनियों के पास केंद्रित हो गई। सोवियत रूस और जापान के इन देशों ने भी 1920 से 1929 तक के बीच आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति किया। रूस अपनी नई आर्थिक व्यवस्था को विश्व स्तर पर प्रसारित करने की कोशिश की, तो उधर जापान अपनी आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को आक्रामक रूप दिया, जिसका शिकार चीन हुआ। इस काल में भारत और अन्य औपनिवेशिक देशों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार निर्णायक रूप से हुआ, क्योंकि प्रथम महायुद्ध के बाद उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। नया शब्द न्यू डील, जन कल्याण की एक बड़ी योजना से संबंधित नई नीति, जिसमें आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को भी नियमित किया गया है, न्यू डील कहलाता है। दूसरे, उस समय शासक देशों द्वारा किया गया
स्वराज का वादा पूरा नहीं हुआ। 1929 के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विकसित हुआ। उसका एकमात्र उद्देश्य आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों को कम करना था, समाप्त करना था। इस महामंदी की शुरुआत अमेरिका से हुई, जो 1933 तक बना रहा। इसी बीच अमेरिकी राजनीति में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का उदय हुआ। 1932 ईस्वी में उन्होंने नई व्यवस्था न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीतियों को अमेरिका में लागू किया। इसमें जन कल्याण की एक व्यापक योजना शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि और उद्योगों में संतुलन लाना, साथ ही साथ मानव समाज और स्वाधीनता को। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति न्यू डील की व्यवस्था लाई थी। सुरक्षित रखना और जन कल्याण के तहत रेल मार्ग, सड़क, पुल, स्थानीय विकास के कार्य के लिए ऋण दिया गया। व्यवस्था पनप सके और रोजगार भी लोगों को मिले। औद्योगिक शक्ति क्षेत्र में व्यापार और उत्पादन के नियम, मजदूरी वृद्धि, काम में घंटों तय करना, मूल्यों में वृद्धि को रोकना इत्यादि कार्य किया गया। कृषि क्षेत्र में किसानों की क्रय शक्ति का सामान्य आर्थिक स्थिति को युद्ध के पूर्व स्तर तक ले जाने का प्रयास हुआ। उधर यूरोपीय देशों में इस मंदी के निकलने के लिए प्रयास हुए। इसके अंतर्गत सभी सरकारों ने कड़ा मुद्रा नियंत्रण स्थापित किया। कृषि प्रधान पूर्वी यूरोपीय देश बल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, सर्बिया तथा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ब्रिटिश राज साम्राज्य के अलग हुए देश का संघ देशों में 1932 में ओटावा समझौता कर अपने आयात निर्यात को संतुलित किया। नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश ने ओस्लो गुट जैसे क्षेत्रीय प्रावधान किए। 1932 में लोजान सम्मेलन हुआ, जिसमें जर्मनी के क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया ताकि व्यापार बढ़े। इसी समय फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रिया ने पहली बार यूरोप में एक आर्थिक संघ बनाते हुए सुझाव दिया कि जो सफल नहीं हो सका। राष्ट्रीय संघ के स्तर पर इस संकट का हल के लिए 1933 में लंदन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 67 देशों ने भाग लिया। नया शब्द अधिनायकवाद। वैसी राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ सारी शक्तियाँ केंद्रित होती है। वह व्यक्ति परिस्थितियों का लाभ उठाकर जनता के बीच नायक की छवि बनाता है। यही अधिनायकवाद है। इस सम्मेलन में मुद्रा स्थिरता लाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद की नीति को अंत, परस्पर व्यापार और सहयोग की नीति अपनाने की बात कही, जिसका सभी देशों ने समर्थन किया तो लेकिन तत्कालीन राजनीतिक स्थिति में यह सफल नहीं हुआ। आर्थिक मंदी में आलोक के यूरोप में राजनीतिक स्थिति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हम देख सकते हैं। एक, रूस में स्थापित साम्यवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आकर्षण महत्वपूर्ण विश्व को बढ़ा, क्योंकि वही एक देश था जिस पर इस मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा, जिससे उसका प्रभाव बहुत बढ़ा। दूसरे, इटली तथा जर्मनी में अधिनायकवादी शासन प्रणाली का उत्कर्ष, क्योंकि विश्व में सभी देश आर्थिक मंदी से निपटने में इस कदर उलझ गए थे कि इन दो देशों ने उभरने वाली नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों को देखा और समझ नहीं पाए। इटली और जर्मनी में लोकतंत्र की विफलता और अधिनायकवादी तथा तानाशाही तंत्र का उदय यूरोप के नई देशों को अपने में लपेटे में ले लिया, जैसे स्पेन, ऑस्ट्रिया, यूनान इत्यादि। यूरोप में आर्थिक मंदी के बाद उदित होने वाले राजनीतिक व्यवस्था अपनी नीतियों से द्वितीय महायुद्ध को अवश्य भावी बना दिया। उन्नीस सौ 50 के दशक के बाद परिवर्तन। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के बाद उससे उत्पन्न समस्या का हल तथा व्यापक तबाही से निपटने के लिए पुनर्निर्माण का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ हुआ। यह प्रयास 1945 के याल्टा सम्मेलन, वर्तमान रूस का स्थान है याल्टा, के निर्णायक अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना यह सारा कार्य अपने विभिन्न अनुषंगी संस्थाओं, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, राष्ट्रीय न्यायालय आदि के माध्यम से करना आरंभ किया। परंतु पुनर्निर्माण का सभी व्यवहार काम दो बड़े
प्रभाव वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के साये में हुआ। ये दोनों देश अलग अलग आर्थिक व्यवस्थाओं वाले देश थे और उनकी विशेषताओं के आलोक में युद्धोत्तर काल के आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधी विकसित हुई। दो महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों के सबक लेते हुए यह तय किया गया कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बिना उपभोग के कायम नहीं कर सकती। यह सबक 1929 के महामंदी से मिला। दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था को की रीढ़ रोजगार के लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम को आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पुनः रोजगार बनाए रखे जाए, क्योंकि यह भी महसूस किया गया कि इसी आधार पर विश्व शांति भी स्थापित की जा सकती है। उपरोक्त आर्थिक विचार और उद्देश्य पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स नाम के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ, जिसमें एक सहमति बनी जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का भी गठन किया गया, विश्व बैंक। इन दोनों वित्तीय संस्थाओं को जुड़वां संतान के नाम से जाना जाता है। इन दोनों संस्थाओं 1947 में औपचारिक रूप से काम करना आरंभ किया। इन दोनों ही संस्थाओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव कायम है और आज भी वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों और संबंधों को निर्धारित करने में इसका भरपूर इस्तेमाल करता है। 1914 से 1960 के दशक के बीच के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध 1945 से 1960 के दशक 1945-1960 के दशक के बीच विकसित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को 3 क्षेत्रों में विभाजित करके हम देखेंगे। 1945 के बाद विश्व में 2 विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का प्रभाव बढ़ा और दोनों ने विश्व स्तर पर अपने प्रभावों तथा नीतियों को बढ़ाने का प्रयास किया। इस नीति में से विश्व एवं नवीन आर्थिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने जन्म लिया। संपूर्ण विश्व मुख्यतः 2 गुटों में विभाजित हो गया। एक साम्यवादी अर्थतंत्र चलाने वाला गुट जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, जिसकी विशेषता राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था, और दूसरा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था वाले देशों का गुट जिसकी विशेषता बाजार और मुनाफा आधारित आर्थिक व्यवस्था, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। सोवियत रूस पूर्वी यूरोप, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी इत्यादि और भारत जैसे नव स्वतंत्र देशों में अपनी आर्थिक व्यवस्था को फैलाने का गंभीर प्रयास किया, जिसमें पूर्वी यूरोप तथा उत्तर कोरिया, वियतनाम जैसे देशों में उसे पूर्ण सफलता मिली, जबकि भारत जैसे देशों को वह सिर्फ अपने प्रभाव में ही ला सका। दूसरे क्षेत्र पूंजीवादी अर्थतंत्र वाले देशों के बीच बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के विकास के अंतर्गत आएगा। यह क्षेत्र पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा संचालित हो रहा था। इसका संपूर्ण उद्देश्य साम्यवादी अर्थतंत्र और विचार के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व के 2 क्षेत्रों दक्षिण अमेरिका और मध्य तथा पश्चिम एशिया के तेल संपदा संपन्न देशों इराक, ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, यमन, सीरिया, लेबनान में जबरन अपनी नीतियों को थोपने का काम किया। दक्षिण अमेरिका महादेश के देशों में तो संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी खुफिया संस्था CIA के माध्यम से सैनिक शक्ति का भी इस्तेमाल की हद तक जाकर अपना प्रभाव स्थापित किया, जबकि पश्चिम तथा मध्य एशिया के देशों पर अपने प्रभाव को अरब बहुल आबादी वाले फिलिस्तीन क्षेत्र में एक नए यहूदी राष्ट्र इजराइल को स्थापित बनाए रहने में सफल हुए। वस्तुतः अमेरिका यह जानता था कि बाजार आधारित व्यवस्था के आधुनिक रूप की रीढ़ तेल और गैस नामक ऊर्जा स्रोत है, जिसकी कमी उसके सहयोगी अधिकांश
वादी अर्थव्यवस्था वाले देश में थे, अतः वह हर हाल में इन क्षेत्रों पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव रखना चाहता था। वर्तमान में इस क्षेत्र में अधिकांश देशों में इस संपदा का दोहन उसकी या उसके सहयोगी राष्ट्रों की कंपनियों द्वारा किया जा रहा था। यद्यपि एक बात यह भी है कि अमेरिका के इन क्षेत्रों पर स्थापित इस प्रभाव में वहाँ की अपनी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का भी बड़ा योगदान है। उन सभी देशों में शासन का स्वरूप राजशाही या तानाशाही वाद का है, जिसमें जनता का आवाज़ को सुना नहीं जाता। इस दूसरे क्षेत्र का दूसरा घड़ा पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, बाल्टिक देश, स्पेन था, जहाँ भी 1945 से 1960 के दशक में महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विशेषता 1945 के बाद यही रही कि विश्व राजनीति और अर्थशास्त्र के देश का प्रभावी काफ़ी क्षीण हो गया। 1970 तक एशिया और अफ्रीका में स्थापित उसके सारे उपनिवेश उसे छीन लिए गए, जिसके संसाधनों का दोहन करके उन क्षेत्रों में विश्व पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। इस स्थिति से निपटने के लिए तथा साम्यवादी विचार को प्रसार को रोकने के लिए समन्वय और सहयोग एक नए युग की शुरुआत किया, जिसे एकीकरण यूरोप के रूप में हम जानते हैं। इस दिशा में पहला प्रयास वैसे 1945 के पहले फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रिया के यूरोपीय संघ के विचार में हम देखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इसकी शुरुआत 1944 में उभरकर सामने आया, जब नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग ने बेनेलेक्स नामक संघ बनाया। इसी प्रकार 1948 में ब्रसेल्स संधि हुआ, जिसमें यूरोपीय आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया कोयला एवं इस्पात के माध्यम से शुरू हुई। इन प्रयासों के बीच पहला बड़ा कदम उठाया गया 1957 से उस साल यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट एवं ईईसी की स्थापना हुई। इसमें फ्रांस, पश्चिम बंगाल, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, इटली शामिल हुए। इन देशों ने एक साझा बाजार स्थापित किया। ग्रेट ब्रिटेन 1907 तक इसका सदस्य बना। इन सभी प्रयासों के बीच हमें यह ध्यान रखना होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रत्यक्ष प्रभाव इन सभी देशों पर स्पष्ट रूप से बना रहा, क्योंकि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण में उसी के द्वारा सभी आर्थिक सहायता दिया जा रहा था। द्वितीय महायुद्ध के बाद तीसरा क्षेत्र भी था जहां नवीन आर्थिक संबंध विकसित हुआ। वह क्षेत्र था एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश। 1947 भारत की आज़ादी के साथ ही इन देशों में स्वतंत्रता की एक नई लहर पैदा हो गई। अगले 15 वर्षों में सभी देश लगभग आज़ाद हो गए। इन देशों पर तत्कालीन विश्व के दोनों महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। इस प्रयास में अमेरिका की सहायता विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भरपूर रूप से की, जबकि रूस अपने विचारों और नैतिक शक्ति का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा था। चूँकि सभी नौ स्वतंत्र देश अपने औपनिवेशिक शासकों के दौरान आर्थिक रूप से बिल्कुल विपन्न हो गए, इसलिए अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए उन्हें उन देशों से आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का सहयोग चाहिए था। दोनों देशों ने अपनी नीतियाँ और आर्थिक विचारों के अनुसार सहयोग किया, साथ ही अपना प्रभाव उन देशों पर बढ़ाया। इस प्रयास में अमेरिका का सहयोग वहाँ की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी किया। भारत का एक लौह इस्पात कारखाना। इसके उदाहरण के रूप में हम भारत के लौह इस्पात उद्योग को लेते हैं, जिसका विकास अमेरिका तथा सहयोगी राष्ट्रों सोवियत रूस दोनों के सहयोग से हुआ। भूमंडलीकरण आज के जीविकोपार्जन और भूमंडलीकरण का अंतरसाम्य अध्ययन। भूमंडलीकरण जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, जिसमें दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है, संपूर्ण विश्व एवं बड़े गांवों के रूप में परिवर्तित हो गया। भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक जीवन में विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया जो विश्व के विभिन्न भागों में लोगों को भौतिक मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करती है, अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों के द्वारा
किए जाने वाले क्रियाकलापों में विश्व स्तर पर पाए जाने वाले एकरूपता या समानता भूमंडलीकरण के अंतर्गत आएगा। जैसा वेशभूषा, खान पान के स्तर पर कुछ मौलिक विशेषताएं विश्व के सभी देशों में समान रूप से पाई जा रही है। नया शब्द पूंजीवाद। पूंजी पर आधारित एक व्यवस्था जो बाजार और मुनाफे के ऊपर टिका होता है पूंजीवाद कहलाता है। भूमंडलीकरण के उदय के विषय में इतिहासकारों और विचारकों में काफ़ी मतभेद रहा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि किसी न किसी रूप में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया मानव इतिहास के आरंभ से चली आ रही है और समय के साथ उसका स्वरूप बदलता रहा है, जबकि विद्वानों का दूसरा समूह भूमंडलीकरण को पूंजीवाद से जोड़कर देखता है, जिसका उदय आधुनिक काल में हुआ। इस दृष्टि से उसका रिश्ता पूंजीवाद से गहराई से जुड़ा हुआ है। इन विचारों के आलोक में भूमंडलीकरण के उदय को 15 से 16वीं शताब्दी के दौरान माना जा सकता है, जो प्रत्यक्ष आधुनिकीकरण और पूंजीवादी प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। 19वीं शताब्दी के मध्य जब पूंजीवादी विश्वव्यापी व्यवस्था बन गया, भूमंडलीकरण का स्वरूप भी व्यापक होता गया। इस समय पूंजी का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की एक मुख्य विशेषता बन गई और व्यापार का परिणाम काफ़ी बढ़ा। भूमंडलीकरण नया शब्द शीत युद्ध। राज्य नियंत्रित और बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में नेतृत्व में देशों सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का सामरिक तनाव शीत युद्ध कहलाया। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य से लेकर प्रथम महायुद्ध के आरंभ तक काफ़ी तीव्र रहा। इस दौरान माल, वस्तु, पूंजी और श्रम तीन अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह लगातार बढ़ता गया। इसमें इस दौरान विकसित नवीन तकनीकों का भी उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। परंतु 1914 से 1991 के बीच भूमंडलीकरण की प्रक्रिया धीमी हो गई। दो महायुद्ध, साम्यवादी क्रांति, सोवियत संघ और उसके गुट निर्माण, उपनिवेश की समाप्ति और भारत जैसे अनेक नव स्वतंत्र देशों का उदय उसके द्वारा अपने बाजार और संसाधनों को अपने स्वतंत्र आर्थिक विकास के लिए आरक्षित करना, यह शीत युद्ध के कारण भूमंडलीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया बाधित रहा। 1929-1930 के बीच महामंदी ने तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को बिल्कुल स्थिर कर दिया तथा व्यापार और पूंजी की प्रवाह बिल्कुल रोक दिया। 1991 के बाद जब सोवियत साम्यवादी गुट का अवसान हो गया तो पूंजीवादी की यह बिल्कुल नवीन अवधारणा का विकास पुनः एक नए स्वरूप में हुआ था। भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉन विलियम्स ने 1990 में किया। बहुराष्ट्रीय कंपनी। कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। 1920 के बाद इस तरह की कंपनियों का उत्कर्ष हुआ, जो द्वितीय महायुद्ध के बाद काफ़ी बढ़ा। दक्षिण अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अपनी महत्वपूर्ण आर्थिक नीति के रूप में आरंभ किया। वे देश 1980 के दशक के बाद आर्थिक रूप से काफ़ी जर्जर हो गए। धीरे धीरे यह संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का नियामक हो गया। इसके प्रभाव को कायम करने में विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1995 अस्तित्व में आया। विश्व व्यापार संस्था WTO तथा पूंजीवादी देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए गठित क्षेत्रीय संगठनों जैसे G8, ओपेक, आसियान, यूरोपीय संघ, G15, G77, सार्क इत्यादि का भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को विकसित करने का महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज जीविकोपार्जन और भूमंडलीकरण का अंतर साम्य संबंध। वर्तमान परिदृश्य में भूमंडलीकरण के प्रभाव को आर्थिक क्षेत्र में अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सैनिक शक्ति को आर्थिक शक्ति द्वारा पीछे छोड़ दिया गया। अब किसी भी देश की शक्ति और क्षमता का आकलन उसके पास मौजूद हथियारों या सैनिकों की संख्या के बजाय नागरिकों की समृद्धि के आधार पर किया जाने लगा। अर्थव्यवस्था के शक्ति को स्थापित करने में भूमंडलीकरण के आर्थिक स्वरूप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। मुक्ति बाजार, मुक्त व्यापार, खुली प्रतिस्पर्धा, कॉल सेंटर का चित्र। बहुराष्ट्रीय नियमों, कंपनी का प्रसार, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में निजीकरण,
उक्त आर्थिक बहुमंडलीकरण के मुख्य तत्व है। इस प्रक्रिया का एकमात्र लक्ष्य विश्व को मुक्त व्यापार क्षेत्र में परिवर्तित करना है, जिसमें महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन और संस्थाओं तथा क्षेत्रीय संघ की बड़ी भूमिका है। अभी जिस समय हम रह रहे हैं उसमें आर्थिक भूमंडलीकरण का प्रभाव आम जीवन पर साफ दिख रहा है। भूमंडलीकरण के कारण जीविकोपार्जन के क्षेत्र में जो बदलाव आया है उसकी झलक शहर, कस्बा और गांव सभी जगह साफ दिखाई पड़ रहा है। वर्तमान दौर में 1991 के बाद संपूर्ण विश्व में सेवा क्षेत्र का विस्तार काफ़ी तीव्र गति से हुआ है। इससे जीविकोपार्जन की नई क्षेत्र खुले हैं। सेवा क्षेत्र का मतलब ऐसी आर्थिक गतिविधियों से जिसमें लोगों से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के बदले पैसे लिए जाते हैं, जैसे यातायात की सुविधा, बस, हवाई जहाज़, टैक्सी, बैंक और बीमा क्षेत्र में दी जाने वाली सुविधा, दूरसंचार और सूचना तकनीकी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, होटल और रेस्टोरेंट आदि। बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल वैसा स्थान जहां एक जगह जीवन की सारी अनिवार्य आवश्यकताएं मिलती हैं। कॉल सेंटर वैसी जगह जहां किसी कंपनी से संबंधित क्रियाकलापों के विषय में फ़ोन या इंटरनेट पर जानकारी दी जाती है इत्यादि। उपयुक्त वर्णित सभी क्षेत्र भूमंडलीकरण के दौरान काफ़ी तेज़ी से फैले, जिससे लोगों का जीविकोपार्जन कई नवीन अवसर मिले। मोबाइल पर बात करते हुए आम आदमी, आप गाँव में रहते हो या शहरों में, देखते होंगे कि मोबाइल फ़ोन उससे संबंधित सुविधाओं को देने के लिए छोटी बड़ी दुकानें खुल रही है, जिससे कई लोग कार्य करते हैं। उन सभी को अच्छी आमदनी होती है। इस प्रकार कई निजी प्राइवेट कंपनी या बैंक, रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, निजी क्षेत्र सबसे बड़ी बैंक के लोग आप जैसों को लाभकारी योजना में निवेश करने के लिए प्रेरित करते मिल जाएंगे। यही बीमा क्षेत्र का विस्तार, इससे जुड़कर गांव या शहर लाखों लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। भारत या बिहार के पर्यटन स्थल बोध गया के आसपास रहने वाले लोगों के लिए इस दौर में रोजगार की नई अवसर उपलब्ध हुए, जैसे टूर एंड ट्रैवल एजेंसी, यातायात की सुविधा, रेस्टोरेंट, रेस्ट हाउस, आवासीय होटल इत्यादि। सूचना और संचार के अंतर्गत ही आप देखते होंगे कि निजी डाक, कोरियर सेवा, साथ ही साथ 3-4 कंप्यूटर लगातार लगाकर एक दूसरे में तुरंत तस्वीर देना, लिखित सामग्री को छापना, परीक्षा परिणाम की जानकारी देना, नवीन सूचना को प्रदान करना इत्यादि कई ऐसे चीज़ों का एक साथ किया जाता है। इस क्षेत्र में भारत और बिहार के हजारों लोगों को रोजगार मिला है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक भूमंडलीकरण ने हमारी आवश्यकताओं के दायरे और उसकी अनुरूप बढ़ाया है। उसकी पूर्ति हेतु नए नए अब सेवाओं का उदय हो रहा है, जिससे जुड़कर लाखों लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। इस प्रक्रिया में लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाया है। वर्तमान दौर में भूमंडलीकरण और जीविकोपार्जन के बीच यही अंतर साम्य है। इस तरह आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विश्व अर्थतंत्र और विश्व व्यापार के जिस स्वरूप की चर्चा हम लोग कर रहे थे उसने आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया। 1919 के बाद विश्वव्यापी अर्थतंत्र में यूरोप के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यापार और राजनीतिक व्यवस्था के में निर्णायक हो गया। 1991 के बाद विश्व बाजार में अंतर्गत एक नवीन आर्थिक प्रवृत्ति भूमंडलीकरण का उत्कर्ष हुआ, जो निजीकरण और आर्थिक उदारीकरण के प्रत्यक्षतः जुड़ा हुआ था। भूमंडलीकरण ने संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र का केंद्र बिंदु संयुक्त राज्य अमेरिका को बना दिया। उसकी मुद्रा डॉलर पूरे विश्व में मानक मुद्रा बन गई। उसकी कंपनी को पूरी दुनिया में कार्य करने की अनुमति मिल गई। अर्थात भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण ने अमेरिका के केंद्रित विश्व अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। आज विश्व की एक ध्रुवीय स्वरूप को बदलकर प्रभावशाली देश अमेरिका के आर्थिक नीतियों के हिसाब से चल रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भूमंडलीकरण ने अमेरिका के नवीन आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दिया, जिसका असर आज संपूर्ण विश्व को महसूस किया जा रहा है।